अस्सलाम वालेकुम। अफसाना मेरी ख्वाब रह गुज़र की 8 एक साथ आप मुलाज़ा फरमा चुके हैं। आज उसकी नवीं किस्त आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। कहानी शुरू करने से पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। कहानी आपको कैसी लगी इसका फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में कमेंट के ज़रिए ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपकी कीमती राय का इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया। हिना मैं चाहती हूँ कि मेरा फसाना, मेरी हकीकत, अपनी ज़िंदगी की हर हकीकत, हर रंग जानने के लिए तुम एक और दुनिया की भी सैर करो। बहुत ज़रूरी है ये तुम्हारे लिए। तुम्हें एक और बंद दरवाजे के अंदर झांकना होगा, देखना होगा वहाँ कौन है, क्या है, वो क्या चाहता है, वो क्या कहता है। तुम्हें सुनना होगा, तभी तुम्हें मेरी तमाम बातें समझ आ जाएंगी और तुम खुद समझने के साथ साथ किसी और को भी बताने के काबिल हो जाओगी। आओ मेरे पास। वो ये कहते हुए उठकर मेरे सामने अपनी बाहें खोलकर खड़ी हो गई। उसी लम्हे उसके सीने में लकड़ी से बना खूबसूरत नक्शो निगार से मज़य्यन सदियों पुरानी हवेलियों में लगे दरवाज़ों जैसा दरवाज़ा नुमदार हो गया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मारे खौफ और रैब के करीब था कि मैं बेहोश हो जाती। उसने आगे बढ़कर मुझे मेरे हाथों से थाम कर खींचते हुए उस दरवाजे की तरफ धकेल दिया। दरवाज़ा बहुत खूबसूरत तो था, मगर उसकी हालत ज़ार, उस पे लगी जगह जगह दीमक उसके कदीम होने का पता दे रही थी। मैंने बहुत आज़की के साथ दरवाजे को खोला, मगर फिर भी इसके खुलने पर अजीब वहशतनाक सी आवाज़ पैदा हुई। कुछ लम्हे के लिए तो मुझ पर जैसे सख्त किसी कैफियत तारी हो गई थी, मगर फिर मैंने अपने बिखरे हुए सहमे हुए ओसान बहाल किए और कदरे डरते डरते उस बस्ती में कदम रख दिया। मैंने देखा यहाँ हर तरफ सन्नाटा था, वहशत थी। यहाँ नीम तारीकी का समा था। मुझे कुछ भी वाज़ेह दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे लगा मैं यहाँ जन्नत की किसी वादी में उतर चुकी हूँ। शायद ये कोकाफ की कोई वादी थी। दिल में जो एक खौफ सा था उसने एक बार फिर सर उठाया, मुझे वापसी पर चलने पर मजबूर करने लगा। अभी मैं कुछ फैसला नहीं कर पाई थी कि मुझे बहुत थोड़े फासले पर कदरे ज़ईफ़ उल उमर बाबा जी दरख्त के तने के साथ टेक लगाए बैठे दिखाई दिए। मैं कदरे डरते हुए उनकी तरफ चल पड़ी। मैं सलाम करते हुए उन बुजुर्ग के पास बैठ गई। वह एक टुक मुझे देखे गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं गुफ्तगू का सिरा कहाँ से जोड़ूं। कुछ लम्हे यूं ही गुजर गए, चुपचाप, खामोश। उन बाबा जी की हैबत मुझ पर तारी थी। लड़की, क्या लेने आई हो यहाँ? क्यों दरवाज़ा खोला तुमने इस बेअबान का? इससे पहले कि मैं गुफ्तगू के आगाज़ के लिए कोई तमहीद बांधती कि बुजुर्ग की कदरे सख्त लहजे में डूबी हुई आवाज़
मेरे समातों से टकराई। मेरा जमाशुदा हौसला एक बार फिर बिखर गया। मेरे होंठ ऐसे खुश्क हुए जैसे मैं जून जुलाई के महीने में रोज़े की कैफियत में हूँ। उनकी तेज चुभती नज़र में मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। मैंने देखा बाबा जी के बिल्कुल सामने एक सफ़ा पड़ा हुआ था जिस पर कुछ तहरीर था। मैंने आगे झुककर उसको पढ़ने की कोशिश की। वो खस्ता हाल पेपर, उस पर सिर्फ 3 लफ्ज़ कुंदा थे, बेज़मीर बस्ती में। बाबा जी ये आपने क्यों लिखा बेज़मीर बस्ती में? मैंने डरते डरते उनसे बिलाखिर सवाल पूछ लिया। लड़की, तुझे बेज़मीर बस्ती का पता नहीं है क्या? अगर तुझे मालूम ही नहीं तो फिर आई ही क्यों है मेरे पास? क्या है तेरा काम यहाँ? वो कदरे तवक्कुफ के बाद मुझसे मुखातब हुए। लड़की, वापस चली जा, वापस चली जा, तुझे यहाँ से कुछ हासिल होने वाला नहीं। क्यों तू अपना वक्त बर्बाद करती है? बाबा जी, मैं आ गई हूँ, मुझे आपके पास भेज दिया गया है। मेरी रहनुमाई फरमाएं, मेरी मदद करें। मैंने मुल्तजियाना लहजे में दरख्वास्त की। जिद न कर लड़की, पछताएगी, बहुत पछताएगी तू। बाबा जी प्लीज़। मैं इससे आगे कुछ कह नहीं पाई। बाबा जी कपड़े झाड़ते हुए उठ खड़े हुए। उनके चेहरे पर गहरी सोच और उदासी का डेरा था। उनके कदम कुछ इस तरह से उठ रहे थे जैसे वो सदियों का सफ़र छान कर एक ऐसे मकाम पर पहुंची हों जहां से फिर आगे सहरा का सफ़र शुरू होता है। मैं उनकी तकलीद में उनके पीछे यूं चलने लगी जैसे उन्होंने मेरे सवाल का जवाब देने के लिए मुझे साथ चलने की इजाज़त दे दी हो। कुछ दूर चलने के बाद ज़िंदगी के आसार मिले। दरख्तों पर पंछी चहचहा रहे थे, खेतों में फसलें लहलहा रही थीं, गाहे बगाहे आलीशान घर पुरशिकवा इमारतें भी दिखाई दे रही थीं। इतनी आलीशान और खूबसूरत घर देखकर मेरी नीयत में भी फतूर आने लगा। मेरे अंदर भी ऐसे घर, ऐसी इमारत की ख्वाहिश अपनी तमाम तर ताबनाकियों के साथ सर उठाने लगी। मेरी निगाहें चूँकि बुलंद वाला पुरतईश इमारतों पर लगी हुई थीं, इसलिए कदम लड़खड़ा गए। करीब था कि मैं गिर ही जाती। लड़की, संभल के चल, इस फरेब बस्ती की मस्ती में मगन मत हो जाना। यहाँ जो भी आया यहीं का होकर रह गया। सुन, तुझे मैं इस बस्ती के मकीनों का फसाना सुनाता हूँ, मगर ये फसाना नहीं है, हकीकत है ये। वो बज़ाहिर नॉर्मल लहजे में मुझसे मुखातब थे, मगर उनके चेहरे के मद्देनज़र से साफ दिखाई दे रहा था कि वो किस तकलीफ़, किस दर्द से गुजर रहे हैं। वो एक बार फिर खामोश हो गए और अपने आसपास का जायज़ा लेने लगे। मैं भी इनकी नज़रों के ताक़ुब में नज़रें दौड़ाने लगी। मैंने देखा लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबां थे। मोटे ताजे अफराद कमज़ोर लोगों के हाथों से नवाले छीन रहे थे।
हर तरफ अफरा तफरी का आलम था। नफसा नफसी का बाजार गर्म था। अमारत के नशे में डूबे लोग कमज़ोर लोगों को तरह तरह के से सता रहे थे, मजालम ढा रहे थे। बाबा जी ये सब क्या हो रहा है? ये लोग क्यों इन मजलूमों को नाहक सजा दे रहे हैं? कोई इन्हें रोकता क्यों नहीं? मेरी बेबसी में डूबी आवाज़ बेमुश्किल मेरे होंठों की कैद से रिहा हुई थी। मैंने अपने खुश्क होंठों में पथराई हुई ज़बान फेरी, अपने औसार बाहर करने की नाकाम सी कोशिश की। लड़की तू रोक सकती है तो रोक ले। मैं तो अपनी हर कोशिश करके हार बैठा हूँ। अजीब पुरअसरार लब व लहजा था बाबा जी का। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये बाबा जी इतने पुरअसरार से क्यों हैं। अचानक मुझे याद आया कि मैंने अभी तक बाबा जी से उनका नाम उनका तारुफ नहीं पूछा था। बाबा जी आपका नाम क्या है? और आप इस बस्ती में तन्हा क्यों हैं? आपके खानदान, आपका अहलो-अयाल, आपकी फैमिली कहाँ है सब? मैंने अपनी तमाम तार कुव्वत गोयाई इकट्ठी करके एक साथ के सवाल पूछ डाले। और ऐसा मैंने इसलिए किया कि मुझे ये डर था कि मैं उनके रोबदार वजूद के सामने फिर अपनी हिम्मत इकट्ठी नहीं कर पाऊंगी। इनकी आंखों में बराह रास्त देखकर बात करना मेरे बस की बात न थी। सब बताऊंगा लड़की, थोड़ा हौसला रख और पहले इस बस्ती वालों की कहानी तो सुन ले मुझसे। लड़की, मेरे अंदर कई कहानियां दफन हैं, कई राज हैं। इस बस्ती की शुरुआत कहाँ से होती है तो ये सब दिखा दूं। ये कहते ही बाबा जी ने छड़ी घुमाई और आनन फानन न जाने हम किस दुनिया में पहुंच गए। यहाँ वो लोग हरगिज नहीं थे जिनको थोड़ी देर पहले मैंने देखा था। ये सादा तबीयत लोग थे और दरमियाने तबके से ताल्लुक़ रखने वाले नजर आ रहे थे। हर रंजो गम से बेनियाज पुरसुकून दुनिया बसाए हुए थे। न इनके पास आलीशान घर थे न गाड़ियाँ। जो हासिल था उसी पे सब्र शाकर थे, कनात किए हुए थे, अच्छी जिंदगी बसर कर रहे थे। बाबा जी कितने मुतमईन लोग हैं। ये कौन सी बस्ती है? बाबा जी यहाँ कितना सुकून है, राहत है। मेरे अंदर इत्मीनान का समंदर ठाठे मारने लगा। मैंने पहली बार बाबा जी के चेहरे की तरफ मुस्कुराते हुए देखा, बगैर किसी खौफ और डर के। खिलाफे तवक्का बाबा जी के चेहरे पर कुछ देर के लिए मुस्कुराहट नुमादार हुई थी, मगर मैं ये समझ नहीं पाई कि वो मुस्कुराहट हकीकी थी या फिर तल्ख हक़ाइक़ एक नए अंदाज से उनके चेहरे से अयां हो रहे थे। बहरहाल जो भी था, मैं तो इसी में खुश थी कि मुझे अब की बार डांट नहीं पड़ी थी। लड़की, इतनी खुश क्यों हो रही हो तुम इस वक्त ख्वाब की हालत में हो। तो ये तुम्हारा गुजरा हुआ कल है जो मैंने तुम्हें दिखाया। इस ख्वाब की भयानक ताबीर तुम देख चुकी हो और अभी देखना बाकी है। ये गुजरे हुए कल पर खुशी मनाने का वक्त नहीं, बल्कि मौजूदा हालात पर मातम करने का वक्त है। कुछ तवक्कुफ के बाद बाबा जी फिर गोया हुए। लड़की, तूने देखा कि वो लोग कितने शाद थे, कितने पुरसुकून। खेत खलियान, झरने, दरख्त, परिंदे, सब कुछ आज भी इस तरह है जिस तरह कल थे। मगर आज ढूंढे से भी वो इंसान और उनकी खसलतें नहीं मिलती। आज दुनिया कहती है कि वो रूज पर पहुंच गई, इसने कायनात को तस्खीर कर लिया। मगर मैं कहता हूँ कि इन लोगों ने खुद को गंवा दिया है। ये बहरूपिये हैं, सब झूठ कहते हैं ये लोग। शिद्दत जज्बात से और दुख से बाबा जी की आंखों में लाली और नमी बेक वक्त नमूदार हुई। एक बार फिर उनकी होंठों पर खामोशी ने अपना पहरा बिठा दिया। इस बार मुझे उनके बोलने का इंतजार करना था।
मैं खुद में हिम्मत नहीं पाती थी कि मैं उनसे कोई भी सवाल कर सकूं। लड़की, तूने पूछा था कि मैं कौन हूँ, क्या पहचान है मेरी और मैं यहाँ क्यों हूँ। चल तुझे मैं तेरे इन सवालों के पहले जवाब दे दूँ। तेरे इन सवालों के जवाब से तुझे मामलात की हद तक पहुँचने में आसानी होगी। लड़की, मुझे तू आज एक मुअम्मर बुजुर्ग समझ रही है। ठीक ही समझ रही है। तेरी आंखें जो देख रही हैं वही तू कह रही है, और ऐसा कहना में तू हक बजानब है, मगर ये मेरी असल पहचान नहीं है। ये जो वक्त की गर्द ने मुझे अपनी लपेट में लिया है, मेरे लिबास की तरह मेरे वजूद पर जो बेइंतहा दरारें सलवटें तू आज देखती है, ये ना तो माहो साल ने डाले और ना कातिब तकदीर ने। मैं उम्र के गोल दायरे में चलते चलते बूढ़ा नहीं हुआ। मैं अपनी उम्र के लिहाज से आज भी जवान आदमी हूँ। मुझे बूढ़ा किया इस बस्ती वालों ने, इन तमाम वहशियों ने और उस लड़की तुमने भी। बाबा जी ने उंगली उठाकर मेरी तरफ इशारा कर दिया। इस वक्त जो मेरी हालत हुई वो मैं बयान नहीं कर सकती। शायद इसी मौके के लिए ये मुहावरा फिट बैठता है कि काटो तो बदन में लहू नहीं। मैंने बाबा जी मैंने अपनी तरफ इशारा करते हुए सवालिया लहजे में इस्तफसार किया। हाँ हाँ, तुमने भी इन सब में तू भी शामिल है लड़की। तुमने भी मुझे कारी चोटें लगाई हैं। बाबा जी पहले तो गुस्सा में थे, मगर फिर साथ ही इनकी हालत बिगड़ गई और वो लड़खड़ा से गए। मैंने इनको संभालना चाहा तो हाथ के इशारे से मुझे मना कर दिया और दरख्त के तने के साथ बैठते चले गए। दर्द उनकी आंखों से पानी बनकर बहने लगा। तुमने भी मुझे मार डाला है, मुझे बर्बाद कर डाला है। वो सिसकते हुए फिर से मुझसे मुखातब हुए और मैं थी कि हैरानी के समंदर में गोता जान कि पहली बार तो मेरी बाबा जी से मुलाकात हुई थी और बाबा जी ने मेरे बिना सोचे समझे मुझ पर फतवे दर फतवे लगा दिए थे। बहुत से लम्हे चुपचाप सरक गए। मेरे दिमाग में ख्याल आया कि बाबा जी की तबीयत बहाल करने के लिए इनको पानी पिलाना चाहिए। बेज़मीर बस्ती में मुझे बाबा जी क्या बताने जा रहे हैं, क्या दिखाने वाले हैं, ये सब जानने के लिए, देखने के लिए आपको मेरे साथ रहना होगा, चलना होगा। अगली किस्त जल्द इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में पेश करूंगी। सलामत रहिए।